स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। ऐसा पहली बार देखा गया था जब से मोदी सरकार सेंटर में आई है किसी बिल को जेपीसी में भेजा गया हो। वक्फ बिल से जुड़ा ये मामला जो कि जेपीसी में गया, जेपीसी किस तरह से चली आप भी जानते हैं। बैठकें हुई, कई तरह की खबरें सामने आई। कभी ये सामने आया कि चाय का कप तोड़ दिया गया गुस्सा जाहिर करने के लिए। कभी ये बातें सामने आई कि भाई जितने भी संशोधन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ सत्ता पक्ष वाले ही संशोधनों को माना गया, विपक्ष के एक भी संशोधन को नहीं माना गया। ये तमाम चीज़ें चली रही थी कि उसी बीच लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। जैसा कि अंदेशा था, पूरा विपक्ष एकजुट होकर स्टेट्स में चुनावों के दौरान इतने एकजुट स्वर में बोलता नहीं है, लेकिन इस एक मुद्दे पर सेंटर में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, अपनी बातों को रखा। खास बात ये रही उनके अपोजिशन का जो मेन पॉइंट था वो ये कि हमारी जो आपत्तियां थी उनको ब्लर कर दिया गया। ब्लर करने का मतलब समझ लीजिए या तो मिटा दिया गया या फिर छुपा दिया गया। इस आरोप के साथ वो आए, इसका भी जवाब देने की कोशिश हुई। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मोर्चा संभाला और उन्होंने बताया कि भाई अगर आप संसदीय प्रणाली समझते हैं तो आप ये जानते हैं कि अभी तो आपके पास मौके हैं और आप जो कुछ भी चाहते हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। वैलिड भी है, लेकिन सबसे खास बात जो मुझे नजर आती है वो ये है कि रिपोर्ट 421 पेज की है और 281 पेज के नोट ऑफ डिसेंट के सामने आने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल फिलहाल जुड़ा हुआ है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू मेरे साथ हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। कुछ ही देर में कुछ और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं पीसीआर को कहूंगा कि एक बार नाम करेक्ट कर लें। कृष्ण कुमार जानू जी, ऐसा बोल रहा है विपक्ष कि सिर्फ सरकारी पक्ष को रखा गया, किसी और चीज को नहीं रखा गया इस रिपोर्ट में। उसके पीछे कारण यह कि भाई जो 44 के आसपास संशोधन आए उसमें से वही 14 संशोधन एक्सेप्ट हुए जो एनडीए वालों के रहे। नॉन स्टेक होल्डर्स को आपने ज्यादा वैल्यू दे दी, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। स्वप्निल जी, जब हमारे देश में और संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें जो स्वस्थ चर्चा हुई तो जो अंतिम रूप से पास हुए वे कानून बने और जो चर्चा के विषय बिंदु आपत्तियां सुझाव रहे वो केवल सुझाव रहे, कानून का प्रारूप वो नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर के जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसमें आपने सुझाव दिए, वो प्रोसीडिंग के पार्ट रहेंगे और रिपोर्ट के पार्ट बनाना नहीं बनाना, ये तो बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत का निर्णय क्यों है। हमारे देश की संविधान सभा में भी बहुत सारे कानून सर्वसम्मत नहीं बहुमत के आधार पर बने। तो हमारे यहाँ जेपीसी की जो परंपरा, तो फिर आपने जेपीसी का रास्ता क्यों पकड़ा था जी? फिर आपने जेपीसी का रास्ता ही क्यों पकड़ा था? लोकसभा में आपके पास मेजॉरिटी है। से स्वस्थ चर्चा के लिए, रचनात्मक सुझाव स्वीकार करने के लिए, राजनीति के सुझावों को दरकिनार करने के लिए मैं आपसे एक बात पूछूं। नहीं तो विपक्ष का तो एक भी संशोधन लिया ही नहीं गया ना। विषय विपक्ष ने जो संशोधन दिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। धार्मिक बंदोबस्ती का अधिनियम 1863, 1866, 1882, 1890, 1913 और 1990, 1995, 2013, 95 और 13 वक्फ से संबंधित हैं। धार्मिक बंदोबस्त संहिता के जितने विषय थे उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने 95 के बाद डील करना शुरू किया, धार्मिक पक्षपात का विषय बना दिया। और जब एक पार्टी के लिए अपना वोट बैंक का हित महत्वपूर्ण है, देश का हित महत्वपूर्ण नहीं, और उसके सुझाव वोट के लिए है विपक्ष के, न कि देश के लिए, तो अस्वीकार तो किए ही जाने थे। एक सवाल और, ये जो 14 संशोधन एक्सेप्ट हुए, इसके अलावा और भी कई ऐसे पॉइंट्स थे या क्लॉजेस थे जिसमें रीजनिंग जो पेश किया गया आज सदन में, उसमें रीजनिंग फैक्टर नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त जेपीसी काम कर रही थी, जो स्टेक होल्डर्स थे जो देश भर में घूमने के बाद जिनसे बातचीत की गई, उसमें से स्टेक होल्डर्स 97% विरोध कर रहे थे। तो जो गवाह आप लोगों ने जोड़े वो नॉन स्टेक होल्डर्स थे। ये वही आरोप है जो विपक्ष लगा रहा है। देखो, ये सारी बातें जो आप लेकर आए हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब है वहां देश हित के और कानून हित के और संविधान की मूल भावना के हित के सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन अंतिम निर्णय तो वही होगा। अरे पर स्टेक होल्डर्स की वैल्यू तो कम नहीं हो जाती ना। स्टेक होल्डर्स का जेपीसी की रिपोर्ट्स में अपना एक अलग पॉइंट होता है। देखो, जो सारी बातें आप कह रहे हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन पर कई बार जनमत नहीं बनता लेकिन बहुमत बन जाता है।
तो जो आप बात कह रहे हैं वो बहुमत की है, उसमें जनमत देश हित वो नहीं बन पा रहा होगा। स्टेक होल्डर्स तो आप कैंसिल नहीं कर सकते ना, स्टेक होल्डर्स की वैल्यू तो हमेशा रहेगी। लेकिन एक पॉइंट और मैं ये बता देता हूं, ये एकलव्य मेरा सवाल आपसे रहेगा। मैंने कभी नहीं सुना कि 400 से ज्यादा पन्नों की किसी रिपोर्ट पर नोट ऑफ डिसेंट 280 से ज्यादा पेजेस का हो। अच्छा, नोट ऑफ डिसेंट को लाना ही, इसमें कोई दौराय नहीं है कि रणनीति मोदी सरकार की बहुत बेहतरीन रही है वक्फ बिल को लेकर, लेकिन नोट ऑफ डिसेंट को ला पाना भी विपक्ष की एक तरह से ठीक ठाक रणनीति का हिस्सा रहा। अब मसला क्या है, डिसेंट कब लगता है? जब क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स होंगे, इसीलिए ना लगा है। स्वप्निल जी, आपने जो मूल प्रश्न जो किया कि आपने कभी नहीं सुना कि 400 पेजों की रिपोर्ट में जब 281 लगभग नोट ऑफ डिसेंट्स हों, आपने ऐसा नहीं सुना। अब मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप भी इतने साल से राजनीति को, संसदीय प्रणाली को कवर कर रहे हैं, क्या आपने कभी ये सुना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सदन के पटल पे खड़े होके कह रहे हैं जेपीसी, जो कि सबसे मतलब एक तरह से सबसे जैसे कहते हैं ठोस एक तरह से माना जाता है सिस्टम पार्लियामेंट्री डिस्कशंस का, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होके कह रहे हो कि ये जेपीसी की रिपोर्ट फ्रॉड है, फर्जी है? ये सुना है आपने? नहीं सुना है, मैंने तो नहीं सुना। मैं आपको बताता हूं नहीं, पर मेरे जेपीसी अगर कभी किसी प्रोसीजर को फॉलो करने में अक्षम रही हो या नहीं कर पाई हो तो दोबारा उस मैटर को जेपीसी में जाते देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें इसको भी उस स्क्रूटनी से गुजरना है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि इशू क्या है स्वप्निल जी। ये मैं आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से एक बार बताने की कोशिश करना चाहता हूं। देखिए, 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए ना, तो उस समय जब बीजेपी 300 से घट के लगभग 240 सीट पे आ गई, तो ऑपोजिशन की एक्सपेक्टेशन क्या थी? उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे स्टेट्स का चुनाव तो अब बीजेपी के हाथ से गया ही, और इसके अलावा उन्होंने एक टर्म यूज करी थी कि ये जो सरकार है ना मोदी जी की, जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे खड़ी है, वो धर्म और मजहब से रिलेटेड मुद्दे तो अब भूल ही जाए और वक्फ जैसी चीजों की तो अब सपने भी नहीं देखे। ये एटीट्यूड था। परंतु पिछले 6-8 महीने में हमने क्या देखा? ये स्टेट्स तो जीते ही, और इतनी जल्दी इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करके, और आज इसकी टेबल हो गई है रिपोर्ट, कल को ये पास होगा। आज आपने अमित शाह जी का, जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखा होगा कि भाई आपको जो भी दर्ज कराना है आप कराइए। लेकिन तो ये एक पर जो अभी दर्ज कराया गया, अभी जो दर्ज कराया गया उसको ब्लर किए जाने का आरोप लगाना क्या है जी? जो अभी दर्ज कराया गया, जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई या जो भी डिसेंट, जो मतलब आम लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, जो डिसेंट नोट्स होते हैं वो विरोधियों की राय होती है जी, उसको ब्लर किया गया या मैं आपको ब्लैक कर दिया गया। मैं आपको बताता क्या हूं, है वो? मैं क्या है वही आपको समझाता हूं। देखिए, एक जेपीसी जो है ना, उसकी भी एक मर्यादा होती है। असंसदीय भाषा का जो उपयोग है वो जेपीसी में भी नहीं किया जा सकता चेयरमैन के लिए। अब भाई जैसे आपने आज सुना होगा कि इमरान मसूद जी ने, नहीं, अपेंडिक्स में मिनट्स लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। तो उस मिनट्स में तो वो उन्होंने स्पष्ट किया है, जो हमारे संसदीय मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि एनेक्स्टर्स में सब कुछ है, लेकिन हर चीज को रिपोर्ट में, असंसदीय भाषा को रिपोर्ट में थोड़ी ना दर्ज कर देंगे। ठीक है। मेरे और गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ CL यादव साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अब्दुल लतीफ आर्को जी, स्टेट सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। यादव साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, इसे समावेशी नहीं कहा जा सकता, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? स्वप्निल जी, जेपीसी में जिस प्रकार से जो डिसेंट नोट्स थे उनको हटाया गया, जेपीसी की जो भावना थी जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट होने की, उस भावना की विपरीत यदि सरकार काम करेगी तो वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यादव भाई 2 सेकंड, मैंने अभी एक बात बोली थी। यादव भाई 2 सेकंड, मैंने एक बात बोली कि रिपोर्ट 421 पेजेस की है, 281 पेज के नोट ऑफ डिसेंट, ये आपने कभी पहले सुना है? ये तो पारदर्शिता के लिए ही है ना। 421 ये डिस्कस हुआ है। हाँ। ये जेपीसी में डिस्कस हुआ है, पार्लियामेंट में प्लेस होना चाहिए ना टेबल पे, पार्लियामेंट में आना चाहिए। नहीं, पर अगर वो एनेक्स्चर में भी ना लगा हो तो असंवैधानिक है, अगर एनेक्स्चर में लगा है तो फिर असंवैधानिक कैसे है? नहीं,
आपको लाना पड़ेगा ना डिसेंट नोट्स को। जेपीसी का मतलब तो क्यों लाया है भेजा ना। फिर जेपीसी को? भाई पास कर देते हैं। अरे नहीं लाना पड़ेगा स्वप्निल जी। नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या लाया है, तो है। आज इनके एक सांसद जो है लाया है। इमरान मसूद जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर बोला कि मोदी नहीं, उन्होंने क्या बोला, आज क्या बोला कि मोदी जी जो है वो हिटलर की तरह है और वो यहूदियों की तरह मुसलमानों का यहाँ पे जिसे कहते हैं कि जेनोसाइड करना चाहते हैं। ये क्या जेपीसी में आ सकता है? एक लगे 2 मिनट। हाँ यादव साहब अपनी बात कंप्लीट करें। अपोज कौन कर रहा है बीच में? नहीं यादव साहब प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने उनको रोक दिया, यादव साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें। क्यों कर रहे हैं? नहीं ठीक अरे है चल, यादव साहब आप मुझे बोलेगा बदतमीज। नहीं, इस तरीके से अपन नहीं करते हैं। यादव साहब प्लीज अपनी बात को कंप्लीट बीच में करें। क्यों डिस्टर्ब कर रही है? हाँ ठीक, अब आप अपनी बात को कंप्लीट करें, मैंने चुप करा दिया है। जेपीसी का इंटेंशन क्या होता है कि कोई भी मुद्दे हैं जहां पे कंफ्यूजन है, डिबेकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनपार्लियामेंट्री है, उन पर डिस्कस होना चाहिए। पहला ही होता है। जो भी डिसेंट्स है या जो भी कंसेंट्स है जो फेवर में है सर, उनके ऊपर यादव साहब, पार्लियामेंट में डिस्कस लेकिन होना एक बात समझिए, लेकिन ये रिपोर्ट भाजपा- अलग होती है, अपेंडिक्स अलग होता है जिसमें मिनट्स लगते हैं, स्टेक होल्डर्स की रिपोर्ट अलग होती है, और डिसेंट कब लगता है? डिसेंट तब लगता है जब क्लॉज अमेंडमेंट मांगा जाए। करेक्ट है ना? चाहिए। ठीक है। तो फिर इस मांग को उठाने का या इस बात को उठाने का कोई तर्क तो बचता ही नहीं। नहीं, आप पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे ना, पार्लियामेंट में डिस्कस करोगे ना। नहीं, आप कह रहे हैं आपकी डिसेंट आपत्तियों को को ब्लर कर दिया। एड्रेस करोगे अमित ना। शाह कह रहे हैं कि आपत्तियां तो हम आने देंगे, आप डालिए ना, संसदीय प्रणाली में जगह है, कैसे नहीं आएगी? कौन सी आपत्तियां? जवाब आप आपने उठाएंगे? भारतीय दंड संहिता को किस प्रकार इन्होंने संसद से पारित किया, पूरे देश ने देखा है। 3 किसान कानून आए, उनके ऊपर डिबेट हुई क्या? तो इनका इतिहास रहा है ना, डिबेट से भागना, डिबेट उसको डिसेंट। इस बार जेपीसी दी ना आपको। यादव जी, इस बार इतिहास जेपीसी की की बात आपको- मत करो भाई। ठीक है। इतिहास आपका भी है। आपातकाल में बिना संसद की और बिना देश की चर्चा के आपने संविधान संशोधन किए हैं। आई एम सो सॉरी, मैं एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों से ना साथ चाहता हूँ। आज जयप्रकाश नारायण जी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, मैं चिल्ला के नहीं बोल पाऊंगा। यादव साहब प्लीज, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, मैं सबकी बात एक एक करके आने देना चाहता हूँ। जब जयप्रकाश नारायण 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में कहते हैं, यादव साहब मैं रोक रहा हूँ, अभी इमरजेंसी पे नहीं है, हम अभी वक्त पर हैं, अभी हम वक्त पर हैं। अब्दुल लतीफ आर्को जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आर्को साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कंपेयर तो नहीं कर सकते। तो मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो पेंडिंग केसेस वक्फ में हैं तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से तो कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल्स में 40,951 से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिसमें मुस्लिम वादियों ने वक्फ बोर्ड पर 9,942 केस दर्ज किए हैं। तो अगर वक्फ को समावेशी बनाते हुए अकाउंटेबल बनाया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? ये अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये एक तरीका इन्होंने निकाला है कि भाई किसी तरह से वक्फ संपत्तियां सारी की सारी सरकार के कब्जे में आ जाए। कैसे? उसके लिए रास्ते निकाल दिए, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं, कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। आर्को भाई, 14 अमेंडमेंट सरकार के पास कैसे आ जाएगा? 14 अमेंडमेंट में इस बिल का एक ऐसा क्लॉज बता दीजिए जिसमें सरकार ये कह रही है कि वो हम कब्जे में ले लेंगे। मुस्लिम इसकी मेंबर होंगे। स्वप्निल जी, समस्या ये है नहीं कि किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आप रखेंगे क्या? जब आप नहीं रख सकते तो आप वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम को कैसे मेंबर बना रहे हैं? नहीं, आर्को साहब, आप कलेक्टर को सारे पावर दे रहे हैं। हाँ, कलेक्टर डिसाइड करेगा, वही करेगा जो सरकार चाहेगी। कलेक्टर को नौकरी करनी है, ठीक है। उसके तबादले कलेक्टर वाला पॉइंट वैलिड है आपका, कलेक्टर वाला पॉइंट वैलिड है आपका। आपने रद्दोबदल किए हैं। लेकिन आर्को साहब 2 मिनट, आर्को साहब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस पूरे बिल में या जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसमें कोई एक ऐसा क्लॉज जिससे आप ये कह दें कि सरकार वो जमीन हथियाने वाली है या जमीन हड़पने वाली है या वो जमीन अब सरकार के नाम पर हो जाएगी। विवादित जमीन पर ही बात होगी ना। हमारे छिन रहे हैं। कहाँ छिन रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ ना कौन से, मैं बता रहा हूँ कौन से अधिकार छिन रहे हैं। ठीक, आप देखिए हमारा आप अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं आर्को साहब, आप इसकी कह रहे हैं कि अब तक जो हम अपनी चलाते रहे, अपनी जो है मुकदमा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो हम अपनी चलाते रहे उसको चलाने दो। वक्फ की आड़ में जो स्वच्छंदता और उद्दंडता का अधिकार ठीक था है, उस पर चलिए अंकुश ठीक लगा। है, 2 मिनट। कृष्ण कुमार जानू जी, वो कर दिया।
ठीक है आर्को भाई 2 तो मिनट। ये सारी की सारी प्लानिंग है। हाँ, ठीक है, एक छोटा तरफ सा आप ये point कह रहे है, हैं मैं कि आई साहब, रहा हूं। 10 सेकंड, वक्फ बोर्ड के अंदर जो है ठीक है, इससे ये जमीन जो ठीक है आर्को साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जो मैं आपको रोक रहा अरे हूँ, वो तो एकलव्य 5% ये जो सरकार की संपत्ति हाँ। सरकार के पास जो है, संपत्ति जाने की वो बात कर रहे हैं करती ना, है। इसकी ट्रूथ एक्चुअली ये है कि लगभग 8 लाख संपत्तियां, 9 लाख एकड़ जमीन जिसकी वैल्यू कई लाखों करोड़ों में है, जो अभी सिर्फ 200 लोगों के कंट्रोल में है, वो इनके हाथ से निकलने वाली है। देखिए स्वप्निल जी, जो गलत बोल रहे हैं, गलत भारत देश की जो विकास यात्रा है नहीं, गलत नहीं है आर्को भाई। पिछले 10 वर्षों में भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड है आर्को भाई, 9.40 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें से मतलब जिसकी कीमत अगर आंके तो 1.20 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये बैठती है। इसमें कृषि जमीनें हैं, इमारतें हैं, मदरसे हैं, दरगाह की संपत्ति है, कब्रिस्तान है, स्कूल है, दुकानें हैं, सामाजिक संस्थान है, और इनसे रेवेन्यू क्या है? इतनी जमीन का जो रेवेन्यू होना चाहिए वो कहां है? बहुत बड़ा जमीन जो है हमारी, बहुत बड़ी जमीन जो है वो सरकार इस्तेमाल कर रही है। नहीं लेकिन उसमें सरकार हमारी आपने बिल्डिंग सरकार कितनी कैसे इस्तेमाल जमीन पे कर रही कब्जा है? किया हुआ है? सरकार हमारी नहीं बहुत बड़ी नहीं तादाद में- आर्को भाई 2 मिनट, संसद दो में- मिनट, करोड़ हमारा 2 मिनट आर्को भाई, किराया भी साल है, 2009 तक तो वक्फ हमें की संपत्ति थी 1000 4 लाख करोड़ एकड़ किराया जमीन, मिलेगा। 3 सरकार लाख इस्तेमाल संपत्तियां, कर रही है। वो डबल अब से ज्यादा हो सरकार गई क्या है। चाहती है? कैसे? सरकार ये चाहती है बस क्या दान हमें पुण्य परेशान बढ़ गए? करने के लिए ठीक है, ऐसे कृष्ण हमारे कुमार जानू जी, सरकार आपका है, पॉइंट। देखिए हाँ। 2009 तक इनके वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो अचानक बढ़ करके 8 लाख एकड़ से अधिक हो गई। कहां से पैदा हुई? दिल्ली में 2014 के चुनाव से पहले इनको 123 प्राइम लोकेशन की एक दिन सरकारी सर्वे रिपोर्ट संपत्तियां है। एक दिन में दे दी आपकी गई। सरकार ये के संपत्तियां द्वारा वक्त ही थी क्या? सर्वे सरकार लगाया हुआ ने है। वोट बैंक के लालच में सरकारी संपत्तियों को तुष्टीकरण के लिए सरेंडर किया है, और कानून से तो इतर जाति किया आपका है। कदम क्या है, तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण? देखो ये वोट बैंक का संतुष्टीकरण। गुमराह करने की बात है। क्या? आप ये नहीं, गुमराह 2 मिनट करना आर्को भाई, चाहते हैं, प्लीज 2 मिनट इसके रुकिए। लिए जानू भाई, तमाम हमारे घुमा वोट फिरा बैंक का करके संतुष्टीकरण विपक्ष का या आपने सत्ता का? 14 amendment विपक्ष कर का दिए। वोट बैंक का JPC के संतुष्टीकरण अंदर कांग्रेस ने opposition दिया है को 2014 में। निकाल ठीक है, दिया। ठीक जब है। उन्होंने ऐतराज किया, सबको बाहर निकाल दिया, यादव भाई, सबको पास कर लिया। यादव भाई। अब उनके ऐतराज भी नहीं लिख रहे आप। हाँ नहीं 2 मिनट आर्को भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए। यादव भाई, मेरा सवाल एक आपसे है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, खड़गे साहब खुद कह रहे हैं कि नोट ऑफ डिसेंट हमारे दबाव में लिए गए ना, फिर हमने उसमें कह दिया कि साहब काला कर दिया, छिपा दिया या मिटा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? सब कुछ टेबल्ड है ना। हम ऐसे किसी लोकतंत्र में तो नहीं है कि हम जो बोल दे बस वही पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वप्निल जी, खड़गे साहब ने कोई फैक्ट बोला है तो वो रिपोर्ट को देख के बोला ना। नहीं तो उन्होंने संसद बोला में क्या रखी है? गई है ना। उन्होंने बोला और क्या है? उसमें यदि कोई चीज नहीं है तभी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा ने ये बात बोली है ना, जिम्मेदारी के उन्होंने साथ क्या बोली बोला है? यादव साहब, उन्होंने ये बोला है कि नोट ऑफ डिसेंट हमारे दबाव में लिए गए, मतलब लिए गए हैं ना, यही तो बोला है उन्होंने। लिए गए, लेकिन पार्लियामेंट में उनको रखा नहीं गया। अब तो रख ही दिया ना, आपने तभी तो मोरल विक्ट्री हुई आपकी। जेपीसी की मीटिंग हुई, दबाव में लिए गए, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं रखा गया। पार्लियामेंट में हेराफेरी की गई, जिसको उन्होंने फ्रॉड बताया। झूठ की दुकान। अच्छा, तो इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा रहा है भागने का डिबेट से, चाहे भारतीय दंड संहिता के समय हो, चाहे ठीक है। 3 किसान कानून के समय हो, ठीक है। चाहे तमाम दूसरे ठीक कानून है। हो, ठीक जिस है। प्रकार इस देश के ऊपर नोटबंदी थोपी गई, ठीक है। जिस प्रकार जनता इस देश सरकार के के साथ है, अब विपक्ष के साथ एक छोटा सा नहीं। सवाल है। चेहरा है। हाँ ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आर्को साहब मेरा आपसे है। आर्को साहब 2 मिनट यादव भाई, हाँ ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जनता को गुमराह करना, ठीक है, मैं अब आपको रोक रहा हूं। आर्को भाई, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में, यादव भाई 2 मिनट रुकिए ना, आर्को भाई से तो ले रहा हूं, आप सुबह से स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, अब जब स्टेक होल्डर बोलने वाला है तो आप बोलने नहीं दे रहे। 2 मिनट आर्को भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जितने भी जो शरीयत पर चलने वाले राष्ट्र हैं, वहां पर हमें वक्फ बोर्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि वक्फ संपत्तियों पर कानूनी विवाद बढ़े हैं, और अगर विवाद बढ़े हैं तो उसको सॉल्व करना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी कैसे है? वो तो देश की भी जिम्मेदारी है ना, और फिर अगर देश की जिम्मेदारी है तो सरकार ही करेगी। देखिए, जो विवाद है ये बताइए कहाँ नहीं है? खाली वक्त में आप विवाद कह रहे हैं, देवीस्थान में नहीं है क्या? उसको भी सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स दूसरे और होती हैं, कमेटियां मजहब बैठती के हैं। ट्रस्ट बने हुए हैं, उनमें नहीं है क्या? ये विवाद तो
हर समाज के लोगों में होता है। कोई नाजायज कब्जा करने की कोशिश करता है, मुकदमे हो जाते नहीं, हैं। पर पूरे के पूरे गांव, तो इसमें क्या ये बात कैसे होती है? पॉसिबल है? पूरे के पूरे गांव, और ये विवाद जो है, नहीं, पूरे के इसको पूरे गांव निपटाने कैसे के लिए पॉसिबल है? तो टर्मिनल रखा गया है। अब वो टर्मिनल के अंदर जो केस आ रहे हैं, अनंत शक्तियों के साथ, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी होता है। ठीक है, नहीं, वहाँ लेकिन जवाब उनकी नहीं मिल पाया मंशा आपको भाई। पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, यादव जी जब कुछ उनकी जोड़ना चाह रहे हैं, मैं मंशा आपको पूरी 10 नहीं हो सेकंड दे रहा रही हूं, है, उसके तो बाद फिर मैं उन्होंने गैस चेंज जमीन करूंगा। काट के डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ जाओ। हाँ ठीक है, इतना इंसाफी है सर। बता देता हूँ। हाँ संविधान ने हमें इजाजत दी है अपने धर्म की पालना करने की। हाँ। हम अपने धर्म के मुताबिक संविधान ने आपको धर्म की पालना करने की इजाजत दी और उसके बहुत बाद में जमीनों की पालना करने की इजाजत दी। बट इस आज कानून वही का- संविधान आपसे वो जमीनों की पालना इस नहीं कर इस सकता कानून है। का धर्म से कोई कर रही है। लेना देना ही नहीं है इस कानून का जमीन साहब। हमारे पास आर्टिकल वही 14, 15, जमीनें हैं 16 जो के हमारे तहत वो उसको धर्म की हमारी कैटेगरी अपनी में है। लाने की कोशिश करेंगे, ये इसमें जो कोई दो हमारे राय नहीं बुजुर्गों है। ने जो है वो की है। हाँ यादव साहब वो तो आपने, जमीन है। ठीक है आरको भाई, सरकारी जमीन थोड़ी है, ठीक है आरको भाई रोक रहा हूँ। सरकारी जमीन नहीं है। यादव भाई ये 2 मिनट रोक रहा हूँ। नहीं, लड़ाई अल्टीमेटली 200 लोगों की जमीन है। यही संविधान ये कहता है कि जब इस देश को जरूरत पड़ेगी तो जमीन का एक एक टुकड़ा चाहे वो किसी का भी हो, वो इस देश का ही कहलाएगा, सरकार का ही कहलाएगा। यादव भाई क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोलिए। हाँ। ये कहाँ तक ठीक है? ठीक है यादव साहब और अपनी कलेक्टर को बात शॉर्ट में सारे रखिए। दिए जा रहे हैं। हाँ कलेक्टर सरकार का नौकर होता है। ठीक है, सारे मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, मुसलमानों को और मैं उस पॉइंट पर आऊंगा। मौलाना को, इमाम को दे दिया जाए। आप तो ठीक यही है। चाहते हैं। नहीं तो ठीक है। कलेक्टर को नहीं दे तो किसको दे? आई है ये पर कलेक्टर डिसाइड करेगा, ये ये कौन करेगा? हाँ, स्वप्निल ठीक है। जी एक मिनट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या- बार बार क्या- कलेक्टर की क्या- बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इस बॉडी- देश की इंडिपेंडेंट बॉडी- इस देश का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, दूसरी इश्यूज पे जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होती है, उस पे कौन डिसाइड करता है? कलेक्टर तो करता है ना। और कलेक्टर यदि कोई गलत ठीक है। काम करेगा हाँ। तो उसकी कोर्ट में अपील होगी, ठीक है, वो ठीक है। ऑर्डर डिसमिस होगा, कलेक्टर पनिश होगा। ठीक है, बस 2 मिनट हाँ, आरको भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। आरको भाई 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। यादव जी शॉर्ट में अपनी बात रखिए, फिर मुझे सवाल लेना है। हाँ यादव जी शॉर्ट में अपनी बात रखिए। हाँ आरको साहब रुकना होगा अब आपको प्लीज। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाँ। राज्यसभा में क्या बोला है? हाँ। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी में अनेक सांसदों ने अपने डिसेंट नोट्स दिए, हाँ। लेकिन उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया गया है। हाँ। ये अलोकतांत्रिक है। हाँ। ये सदन इस फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेगा। तो डिसेंट नोट्स ला अनुरोध दिया है ना। कि अगर इसमें डिसेंट नोट्स हटाए गए हैं तो रिपोर्ट को वापस जेपीसी में भेजा ये जाए। झूठ ठीक है, इसमें संसद ये उनका सदस्य क्लेम है, ये ठीक झूठ है। ठीक है। संसदीय मंत्री ने ठीक है। उसको स्पेसिफाई उसके लिए करा है कि वो उपराष्ट्रपति सारे बैठे हैं। डिसेंट नोट्स इसके लिए उपराष्ट्रपति बैठे हैं। लेकिन एक जरूरी सवाल है जो मैं क्लोजिंग के टाइम पर एकलव्य आपसे लूंगा। कृष्ण कुमार जानू जी, ये जो कलेक्टर वाला पॉइंट है या जो 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 आपत्तियां हैं, अल्टीमेटली जेपीसी तो आपका एक ब्रिलियंट मास्टर स्ट्रोक रहा है रणनीतिक तौर पर, मैं उस बहस पे नहीं जाने वाला, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इन आपत्तियों का जवाब आपको देना तो है। जवाब क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट अगर मांगे जाए तो उसके लिए रेडी हैं, तो फिर बिल्कुल आपको स्वप्निल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देने होंगे। बिल्कुल स्वप्निल जी, एक बात समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार की शक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल को दी गई थी, उसके खिलाफ अपील के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। और इस देश में लोकतंत्र है, कानून का शासन है, वक्फ बोर्ड का शासन नहीं है। खत्म नहीं किए गए लोग इस हाई कोर्ट प्रकार से अब जाते थे। कलेक्टर को बराबर कोसा जा रहा है। नहीं 2 मिनट, ये कृष्ण कुमार गलत जानू कह जी रहे हैं। आपको ये भी करेक्ट करना होगा कि इन्होंने वक्फ amendment ट्रिब्यूनल का करके मतलब ये नहीं था कि हिंदुओं कोई को हाई कोर्ट या शामिल कर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा मुझे सकता था, बताइए, जी। है ना, जा तो सकता था। मुसलमानों को भी आप हम उसको इसी तरह से मंदिरों में प्रचारित शामिल कर रहे हैं कि वो करेंगे। कहीं जा ही नहीं सकता। प्रक्रियाएं क्या थी, हाँ, वो- उसमें सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सारी शक्तियां सीमित की गई थी। ठीक है, उन्हीं ठीक का है। अक्यूज है, उसी का दर्द। ठीक है। शामिल नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा। तो मुसलमानों में हाँ। मुसलमानों के ठीक बोर्ड है। में हिंदुओं को कैसे शामिल करें? ठीक है अब्दुल भाई 2 मिनट, अब मैं ये आपको कौन रोक सा रहा हूँ। तरीका है आपका? ये अभी तो मंदिर वाला इशू भी मुस्लिम आएगा। देशों में नहीं 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 मजबूर है, नहीं 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 केवल नहीं 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 2 मिनट भारत में। 2 मिनट मैं अब आप सबको रोक रहा हूँ। एक छोटा सा पॉइंट है, मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आने वाले समय में मंदिरों के इश्यूज भी उठेंगे, इसमें कोई दौराय नहीं है। उसमें अगर इसी तरह के हस्तक्षेप की आड़ में उसके जवाब दे दिए जाएंगे तो वो भी लोगों को पचने वाले नहीं है। लेकिन एकलव्य मेरा अंतिम सवाल है, जब मंडल कमीशन आया था उस समय भयानक विरोध हुआ, कुछ इसी तरह का जिस तरह का हम इस वक्त अभी देख रहे हैं, लेकिन समय के साथ अब लोग उसी में शामिल करवाने की मांग कर रहे हैं। क्या वैसा गेम चेंजर पोजीशन इस बिल को मिल सकती है? मैं बताता हूं क्यों मिल सकती है स्वप्निल जी। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है, ये वक्फ को खत्म करने के लिए नहीं है। इसका पर्पस है वक्फ को Totality का chapter close करना। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो कांग्रेस
का जो इसको लेके एटीट्यूड और मुख्य विपक्षी पार्टियों का जो एटीट्यूड रहा है वो है बेसिकली कि भाजपा को एक तरह से मुस्लिम विरोधी दिखाना और अपने आप को मुसलमान का शुभ चिंतक दिखाना। और इसके लिए वो अब क्या है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक क्रिटिसिज्म हुआ है। क्या क्रिटिसिज्म हुआ है कि वोट नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है, नहीं, उसी में मैं जोड़ रहा हूं, आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जब अगर ये बात साबित हो गई कि आपने स्टेक होल्डर्स हटाकर नॉन स्टेक होल्डर्स को जोड़ा है तो उस बात को वजन ही मिलेगा। मैं बता रहा हूं, इसीलिए इसी पे मैं आ रहा था कि मोदी जी का जो एक क्रिटिसिज्म हुआ है वो ये हुआ है कि वोट नहीं मिलता परंतु फिर भी उनकी एक अलग ही आउटरीच है मुसलमान कम्युनिटी के लिए। अब क्या है कि आप पाएंगे कि ये जो विपक्षी पार्टीज हैं इस पे एक तरह से इस पॉइंट को जिसे कहते हैं ना यूज करके और ये दिखाना चाहती हैं क्योंकि ये एनकैशमेंट ने मोदी, हाँ क्यों, क्योंकि मोदी जी ने, आप देखेंगे कि उनकी आउटरीच जो है वो एकदम जिसे कहते हैं ना निष्पक्ष रही है। उनके 10 वर्ष में आप कभी ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई भी पॉलिसी ऐसी हो जिसमें उन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से बाहर रखा हो या उसमें नहीं रखा हो। तो अब हो क्या रहा है कि इन विपक्षी पार्टियों को स्टेप फर्दर जाके मुसलमानों का शुभ चिंतक बनने के लिए हिंदू विरोधी बनना पड़ रहा है। तो यहां से अब जंग चालू होगी नैरेटिव की। बिल्कुल, देखना यह है कि कौन अपने नैरेटिव को साबित कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।